लगभग डेली 200, 250, 300 केसेस की संख्या में करनाल में आ रहे हैं। तो इसमें सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं और उन गाइडलाइंस में ये मेंशन है कि किस तरीके से गैदरिंग्स को हम रेस्ट्रिक्ट करें। तो कोई भी अगर कोई सामाजिक फंक्शन है, धार्मिक फंक्शन है, राजनीतिक फंक्शन है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कल्चरल प्रोग्राम है, कुछ भी है, हर किसी की परमिशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यानी डीसी ऑफिस से ली जानी आवश्यक है। उसके लिए सीटीएम ऑफिस में कोई भी सीधा आकर के अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या डीसी ऑफिस की हमारे यहाँ एमए ब्रांच है, मिसलेनियस ब्रांच, वहां जाकर के कमरा नंबर 26 में जो बैठती है वहां जाकर के उस ब्रांच में कोई दरखास्त अपनी दे सकता है। और नीचे जो हेल्प डेस्क है ग्राउंड फ्लोर पे सेक्रेटरीट की, वहां पे भी हमने एक प्रावधान किया है कि वहां भी अगर कोई अपनी दरखास्त दे देगा उसको हम कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में मैक्सिमम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उसमें पुलिस की, संबंधित विभाग की, नगर पालिका या नगर निगम की, या अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो संबंधित बीडीओ की, उन सब की एनओसीज की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ही हम जो है वो कार्यक्रम करने की परमिशन देंगे। तो एक चीज तो मैं स्पष्ट करूं कि कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो सोशल हो, धार्मिक हो, रिलीजियस हो, राजनीतिक हो, कल्चरल हो, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो, बिना परमिशन के लोगों की गैदरिंग ना की जाए। और जहां तक जो परमिशन दी जाएंगी वो इस शर्त पे, इस कंडीशन पे दी जाएंगी कि अगर इंडोर प्रोग्राम है तो उसकी अगर इंडोर हॉल की क्षमता जितनी है उसके 50% लोग ही उसमें आ सकते हों, और अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200। यानी इंडोर प्रोग्राम में कोई हॉल कितना भी बड़ा हो, 200 से ज्यादा लोग तो वैसे भी अलाउड नहीं होंगे, और 50% मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी अलाउड रहेगी। अगर आउटडोर की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 500 लोग इसमें अलाउड रहेंगे, और जो अंतिम संस्कार हैं, फ्यूनरल्स हैं, वहां 50 लोगों की गैदरिंग या जमावड़े की आवश्यकता होगी। इसमें जितने भी ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको चेक करने के लिए हमने जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं। तो हमने 17 जो है इंस्पेक्शन टीम्स बनाई है, जिसमें हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि क्लास 1 अधिकारी होंगे, और साथ में संबंधित एसएचओ, उनकी ड्यूटी लगी है। अगर कहीं भी इन नियमों की वायलेशन पाई जाती है तो जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहीं शादी का फंक्शन या कोई और प्रोग्राम चलता हुआ पाया गया तो जो ऑर्गेनाइजर है, बैंकेट हॉल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में होगी और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पे कोई फ्यूनरल में वायलेशन पाया गया तो जो शिवपुरी या वो जो घाट है वो कार्रवाई का पात्र बनेगा। तो इस प्रकार से जहां भी इस तरह की वायलेशंस पाई जाएंगी वहां हम सख्ती से। सर, स्कूल्स को लेकर क्या रहेगी? स्कूल्स को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चों के भी स्कूल खुले हैं, वहां भी 200 से 300 से 500 तक बच्चे जो है वहां पर होते हैं, रिसेस में इकट्ठे होते हैं, प्लेग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, प्रेयर में इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी? अभी तो सरकार की तरफ से स्कूल्स ओपन है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस और बाकी क्लासेस के एग्जामिनेशंस भी अंडर प्रोसेस हैं, आने वाले हैं। स्कूल्स में जो बच्चे हैं ये स्पष्ट है कि वो अपनी परमिशन की रिटर्न, अपने पेरेंट्स की रिटर्न सहमति के बाद स्कूल में आएंगे। सभी स्कूलों को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मास्क और सैनिटाइजर और बाकी कोविड प्रोटोकॉल से उनका पालन करें। स्कूल्स में जो कि एक तो पेरेंट्स की सहमति से बच्चे आ रहे हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल्स नॉर्म्स को पालन करना आसान है क्योंकि वो स्कूल इन जनरल डिसिप्लिन होता है। तो मुझे नहीं लगता स्कूल्स में हमें कहीं इसको एनफोर्स करने में दिक्कत आएगी। मेन समस्या जो सामाजिक और धार्मिक गैदरिंग्स हैं, शहर में देखने को आया कि काफी सारी शादियां, बाकी सारे प्रोग्राम्स, जागरण, जगरात्रे, इस तरह की चीजों पे बड़ी संख्या में गैदरिंग्स होती हैं। तो उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह की जो लापरवाही ना देखने को मिले। जो हमारे बड़े मार्केट्स हैं, विशेष करके करनाल शहर में या इवन घरोंडा में और जो बाकी छोटे कस्बे हैं उनमें भी, उसमें देखने को आया है कि दुकानों पे किसी भी तरह का जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। तो मैं आग्रह करूंगा सभी दुकानदार भाइयों से कि मास्क वो जरूर रखें, अपने वहां पे सैनिटाइजर्स रखें। अगर रैंडमली टीम किसी भी दुकान पे जाके चेकिंग करती है और ये कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए नहीं पाए गए तो वो दुकानदार भी कार्रवाई का पात्र बने। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 1 या 2 दिन में परमिशन मिलेगी, अब संस्कार जैसी कोई चीज है वो तो सेम डे होती है सर, उस केस में क्या रहेगा? संस्कार में कोई भी हमें आखिरी मोमेंट पे अगर इस तरह की इमरजेंसी आती है तो कोई एक इंटीमेशन, सूचना डाल करके और वो कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने 50 की शर्त उसमें पालन करें। सर, एक सवाल सर और है, जैसे असंध है, असंध 40-45 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, नीलोखेड़ी है, इस तरह की जगह से तो सर आना भी पॉसिबल नहीं है। क्या उनके लिए वहाँ पे कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है? बिल्कुल, जो रेस्पेक्टिव सब डिवीजन ऑफिसर्स हैं, एसडीएम ऑफिसर्स है, वहाँ पे सिमिलर व्यवस्था है। वहाँ भी वो अपने कंसर्न एसडीएम को या वहाँ की हेल्प डेस्क पे अपनी एप्लीकेशन दे दें, और हम जल्दी ही एक ईमेल आईडी भी जारी कर देंगे। लोग ईमेल के थ्रू भी परमिशन मांग सकते हैं, उनको फिजिकल आने की परमिशन मिल जाएगी सर। ईमेल से उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके उनको परमिशन वापस ईमेल कर दी। जैसे लॉकडाउन के अब हमें लग रहा है कि उसकी एक्सपेंशन की भी जरूरत है, तो हम 1-2 और लोकेशंस ढूंढ रहे हैं।
कुछ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इस तरह की लापरवाही करते मिले कि कोई जब हमारी हेल्थ की टीम उनके वहां पे गई तो वो बाजार में गए हुए थे या बाकी लोगों से घुल मिल रहे थे। तो एक तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, बाकी इस तरह के और भी अगर कोई लोग मिले तो हम तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। और अब हमने कंटेनमेंट जोन दोबारा बनाने शुरू कर दिए हैं, बैरिकेडिंग करके उस एरिया को, उस गली को, मोहल्ले को सील किया। सर वैक्सीनेशन को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रम है कि पैसे लगेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ चार्जेस फिक्स है, सरकारी में फ्री है, एज फैक्टर 45 से ऊपर तो लग रहा है, क्या उससे नीचे के लोग भी लगवा सकते हैं? अभी तक तो जो सरकार की गाइडलाइंस है वो 45 से ऊपर वाली है, और हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके करीब 100 से ऊपर की साइट्स अवेलेबल करवाई हैं। पूरी तरह से फ्री है गवर्नमेंट जगहों पे, प्राइवेट जगहों पे रेट्स फिक्स कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। और मेरा मानना है कि सभी को जो भी 45 साल से ऊपर उस कैटेगरी में आते हैं उनको बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अभी जस्ट पहले आज के वैक्सीनेशन की मैं फिगर देख रहा था, लगभग 5,500 लोगों ने आज वैक्सीनेशन कराई है। मैं हर रोज उम्मीद करूंगा कि अगर हम 10,000 के टारगेट लेके चलें तो महीने के अंदर अंदर आप अपने जिले की ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेट ऑन पेमेंट सर कोई भी लगवा सकता है वैक्सीनेशन? 45 साल से ऊपर, क्योंकि उसमें पोर्टल में एंट्री होती है और उसमें एज प्रूफ और बाकी डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट भी 45 साल से ऊपर ही लगवा सकते हैं अभी के लिए। जल्द ही सरकार के द्वारा बाकी वर्गों के लिए भी सर ये भी देखा गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो बुखार आता है और लोग करके कमरा नंबर 26 में जो बैठती है वहां जाकर के उस ब्रांच में कोई दरखास्त अपनी दे सकता है। और नीचे जो हेल्प डेस्क है ग्राउंड फ्लोर पे सेक्रेटरीट की, वहां पे भी हमने एक प्रावधान किया है कि वहां भी अगर कोई अपनी दरखास्त दे देगा उसको हम कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में मैक्सिमम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उसमें पुलिस की, संबंधित विभाग की, नगर पालिका या नगर निगम की, या अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो संबंधित बीडीओ की, उन सब की एनओसीज की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ही हम जो है वो कार्यक्रम करने की परमिशन देंगे। तो एक चीज तो मैं स्पष्ट करूं कि कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो सोशल हो, धार्मिक हो, रिलीजियस हो, राजनीतिक हो, कल्चरल हो, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो, बिना परमिशन के लोगों की गैदरिंग ना की जाए। और जहां तक जो परमिशन दी जाएंगी वो इस शर्त पे, इस कंडीशन पे दी जाएंगी कि अगर इंडोर प्रोग्राम है तो उसकी अगर इंडोर हॉल की क्षमता जितनी है उसके 50% लोग ही उसमें आ सकते हों, और अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200। यानी इंडोर प्रोग्राम में कोई हॉल कितना भी बड़ा हो, 200 से ज्यादा लोग तो वैसे भी अलाउड नहीं होंगे, और 50% मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी अलाउड रहेगी। अगर आउटडोर की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 500 लोग इसमें अलाउड रहेंगे। और जो अंतिम संस्कार हैं, फ्यूनरल्स हैं, वहां 50 लोगों की गैदरिंग या जमावड़े की आवश्यकता होगी। इसमें जितने भी ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको चेक करने के लिए हमने ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं। तो हमने 17 जो है इंस्पेक्शन टीम्स बनाई है, जिसमें हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि क्लास 1 अधिकारी होंगे और साथ में संबंधित एसएचओ, उनकी ड्यूटी लगी है। अगर कहीं भी इन नियमों की वायलेशन पाई जाती है तो जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहीं